तो मैं बात करने वाला हूँ टाटा कंपनी के बारे में। ये कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है टाटा अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये कंपनी आज इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा कैसे कर दी, जानेंगे इन्हीं सब बातों को आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो एक बात तो पता ही होगा, जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की नींव रखी थी, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करते करते ये बिजनेस आज यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले हम जमशेदजी टाटा के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो 3 मार्च 1834 को जमशेदजी टाटा का जन्म होता है गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में। उनके पिताजी का नाम था नौशेर वांझे टाटा एंड उनके माताजी का नाम था जीवनबाई टाटा। धीरे धीरे करते जमशेदजी टाटा बड़े होने लगते हैं और मात्र 14 साल की उम्र में ही अपने पिताजी के पास आए थे बम्बई, और अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। और वैसे ही करते हुए उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली। ग्रेजुएशन करने के 10 साल बाद उनके माइंड में एक ख्याल आता है बिजनेस करने का, और 1868 में वो पहला बिजनेस करते हैं जिसमें 21,000 की लागत से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उस कंपनी को छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, उसके बिजनेस को सीखने के लिए। वहाँ से सीखने के बाद फिर वापस आते हैं इंडिया एंड 1869 में फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और वो बिजनेस होता है कपड़े के व्यापार का, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके लिए उन्होंने बम्बई के एक इंडस्ट्रियल एरिया होती है चिंचपोकली, वहाँ पे वह एक मिल को खरीदते हैं, दिवालिया होती थी तेल मिल को, और उसका नाम बदलकर सबसे पहले एलेक्जेंड्रा मिल रख देते हैं। उसके बाद उस मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 साल तक उस मिल को चलाने के बाद अच्छी प्रॉफिट के साथ उसको एक व्यापारी का तो फिर से बेच देते हैं। उसके बाद फिर चले जाता है इंग्लैंड, क्योंकि उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखना था। उस चीज़ के बारे में वो प्रॉपर तरीके से नहीं सीखे थे, इसलिए वो चले जाते हैं इंग्लैंड फिर से दोबारा से, और वहाँ जाके फिर से प्रॉपर तरीके से सीख के फिर वापस इंडिया आते हैं। और उस ज़माने में बम्बई कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक परफेक्ट जगह थी। लेकिन जमशेदजी टाटा को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, ज़्यादा बेनिफिट चाहिए था, इसलिए उन्होंने बम्बई को ना चुनकर दूसरे जगह को चुना। उस जगह को चुनने के पीछे का 3 रीजन था, क्योंकि उस जगह से जो कपास उत्पादक का मुख्य क्षेत्र था वो बगल में था, वहाँ से रेलवे स्टेशन बगल में था, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जितनी भी पानी की और ईंधन की आवश्यकता होती थी वहाँ पे पूरी हो जाती थी। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में उस फैक्ट्री को लगाया। 1.5 लाख की लागत से 1874 में उस फैक्ट्री को लगाया था। उस फैक्ट्री का नाम रखा सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो कंपनी धीरे धीरे चलने लगा। अब जमशेदजी टाटा को चाहिए था एक अच्छी शिपिंग कंपनी जो उनके प्रोडक्ट्स को, उनके कपड़े के व्यापार को सस्ते में एक्सपोर्ट कर सके। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी शिपिंग कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम रखा टाटा लाइन। इस चीज़ के लिए उन्हें एक जहाज़ की आवश्यकता पड़ी जो उन्होंने लंदन से मंगाया, और उस जहाज़ को 1050 पाउंड प्रति महीने किराए पर उस जहाज़ को मंगाया था, और उस जहाज़ का नाम था एनी बैरो। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक जापान की कंपनी के साथ समझौता किया था। उस कंपनी के साथ टाटा लाइन को चलाते थे, और वो जापानी कंपनी का नाम था निप्पॉन यूसेन कैसा लाइन। धीरे धीरे करके ये कंपनी चला, बट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। कुछ समय बाद यह कंपनी बंद हो गया। ऐसे करके जमशेदजी टाटा ने और भी कई सारे बिजनेस किए थे, जैसे कि मैसूर का सिल्क मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी थी उसमें भी उनका नाम आया था। जमशेदजी टाटा जब जापान के दौरे पर थे 1893 में, तब उन्हें पता चला था सिल्क मैन्युफैक्चरिंग की साइंटिफिक तरीके से कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसलिए उन्होंने उस कंपनी को भी खोला था मैसूर में। जब वो वापस आए तो वहाँ पर ज़मीन खरीदा, उसके बाद वहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। अकॉर्डिंग टू टाटा वेबसाइट, टाटा ने भारत को कई सारी चीज़ें जो सबसे पहले दी थी, जैसे कि लग्जरियस होटल्स, भारत की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी और सबसे पहली कंपनी, और कंज्यूमर गुड्स की कंपनी, एविएशन की कंपनी जो बाद में आगे चल के एयर इंडिया हो गई, और भी कई सारी कंपनी जो टाटा ने इंडिया को सबसे पहले दी थी। ये टाटा की वेबसाइट बताती है ऐसा। और कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप का इंडिया के इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने में भी टाटा का कहीं ना कहीं हाथ है, और टाटा ने ऐसा किया भी है। और भी कई सारे प्रॉपर्टी को टाटा ने इंडिया को सबसे पहले दिया था, जैसे 1902 में जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाया गया ताज होटल। और जमशेदजी टाटा ने उस जमाने में 102 अरब अमेरिकी डॉलर का भी डोनेशन किया था, जो इंडिया के तकरीबन 7.57 लाख करोड़ रुपए होते हैं, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी डोनेशन थी। आज के ज़माने में भी एक बहुत बड़ी डोनेशन है। और जमशेदजी टाटा ने इंडिया के इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने में ऐसा काम किया, डोनेट किया था। एंड 1904 में जमशेदजी टाटा इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अब बारी आती है कि उनकी कंपनी को, टाटा सन्स की कंपनी को कौन संभालेगा, कौन चेयरमैन बनेगा। तो जमशेदजी टाटा का जो बड़े बेटे होते हैं सर डोराबजी टाटा, वो बनते हैं अब टाटा ग्रुप की कंपनी के चेयरपर्सन। एंड 1907 में वो एक कंपनी का स्थापना करते हैं टिस्को, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उसका फुल फॉर्म होता है, एंड उसको अभी जानते हैं टाटा स्टील के नाम से। और वह कंपनी भी धीरे धीरे करके चलने लगती है। एंड 1932 से 1938 तक अब बन जाते हैं उस कंपनी के चेयरपर्सन नवरोजी सकलतवाला।
उसके बाद बनते हैं 1938 से 1991 तक बन जाते हैं उस कंपनी के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा, जो काफ़ी लंबे समय तक उस कंपनी के चेयरपर्सन रहते हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में 1945 में टाटा का लोगो लॉन्च करवाते हैं, जो एक रेड कलर का लोगो होता है। रेड कलर के सर्किल में रेड कलर का टी होता है। वह लोगो रिप्रेजेंट करता था टाटा की इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट की, एंड जो रेड कलर था वह रिप्रेजेंट करता था टाटा की इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट का। 1945 में ही टाटा मोटर्स की शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है एंड 1987 में उस कंपनी के लोगो को फिर से दोबारा चेंज कर दिया जाता है, रीडिज़ाइन कर दिया जाता है। और इस कंपनी को लोगो को डिज़ाइन करने में मदद करती है एक लंदन बेस्ड कंपनी जो वर्ल्ड फेमस थी, ब्रांड कंसल्टेंसी की। वह कंपनी इस लोगो को डिज़ाइन करती है और ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है एंड 1991 में वो कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। अब बारी आती है हमारे लेजेंडरी मैन रतन टाटा की। उनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। रतन टाटा जी का जन्म होता है 27 सितंबर 1937 को। 8वीं तक पढ़ाई करते हैं मुंबई के कैंपियन स्कूल से ही। उसके बाद हाई स्कूल करते हैं और भी क्या एजुकेशन करते हैं। उसके बाद अमेरिका चले जाते हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने, और वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं वास्तुकला में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका में था। और यही वह समय था जब उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, रतन टाटा जी को। लेकिन दुर्भाग्यवश उनको भारत लौटना पड़ता है, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध छिड़ चुका था 1962 में। लेकिन इस कारण वो तो भारत लौट आता है, लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भारत नहीं लौटती, क्योंकि भारत चीन का युद्ध हो रहा था, इस कारण वह नहीं लौटती। एंड उसके कुछ समय बाद उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर लेती है, जिसके बाद रतन टाटा जी ने यह ठान लिया कि अब इन सब कामों में नहीं पड़ूंगा और कंपनी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। एंड 1970 में उनको टाटा ग्रुप का प्रबंधकीय पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एंड 1991 में ही जे.आर.डी. टाटा अपने उस पद से रिजाइन कर देते हैं और उनको उत्तराधिकारी बना देते हैं रतन टाटा जी को। अब रतन टाटा जी 1991 से 2012 तक उस कंपनी के चेयरपर्सन रहते हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने टाटा की जो प्रॉपर्टी थी उसको 40 गुना से अधिक तक बढ़ा दिया। एंड टाटा ग्रुप की जो प्रॉफिट थी उसको उन्होंने 50 गुना से अधिक तक बढ़ा दिया। टाटा ने उस कंपनी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एंड 1998 का वो समय था जब इंडिया की पहली कार लॉन्च करवाते हैं रतन टाटा जी। इंडिजिनस कार थी वो, जो पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई थी और इंडिया में ही बनाई गई थी, और उस कार का नाम था टाटा इंडिका। यह गाड़ी लॉन्च होते ही मार्केट में धूम मचा देती है, अच्छी खासी इसकी सेल हो जाती है। बट कुछ समय बाद कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसकी सेल एकदम से नीचे की तरफ आ जाती है और सेल होती ही नहीं गाड़ी, जिसके कारण कंपनी लॉस में जाने लगती है। तब रतन टाटा जी डिसाइड करते हैं कि इस कार की यूनिट को किसी कंपनी के हाथों बेच देते हैं। और अब वह बात करने वाले होते हैं फोर्ड मोटर से, उस कंपनी से अपनी कंपनी को बेचने वाले होते हैं, क्योंकि फोर्ड मोटर्स उस ज़माने में एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो उन्होंने फोर्ड मोटर्स से बात की। फोर्ड मोटर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें वो जाते हैं। तो वहाँ पर फिर उनको वो बताते हैं कि मेरी को एक कंपनी को बेचना है। बट फोर्ड मोटर्स वो कंपनी खरीदने के बजाय उनकी बेइज्जती कर देते हैं उनके मालिक, और उनको कहते हैं कि जिस काम का एक्सपीरियंस नहीं हो, जिस काम के बारे में आप जानते नहीं हो, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपसे यह कंपनी हम नहीं खरीदेंगे तो ऐसा कुछ फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे उन्होंने रतन टाटा जी से बोला था। अब रतन टाटा जी ने डिसाइड कर लिया कि इस बात का मैं बदला लूँगा एंड मैं अब इस कंपनी को नहीं बेचूंगा। रतन टाटा जी दिखने में जितने अंदर सीधे थे उतने ही अंदर से सहन शक्ति वाले इंसान थे, और उनके दिमाग में ये बात तो चल ही रहा था कि बदला तो मैं लेके रहूँगा। ऐसे करते करते 2008 आ जाती है, और यही वह सही समय था जब विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। और इसी समय 2008 में ही रतन टाटा ने $2.3 बिलियन कैश देकर उस कंपनी से, फोर्ड कंपनी से जगुआर एंड लैंड रोवर को अपनी कंपनी में शामिल कर लेते हैं, और आज वह कंपनी टाटा ग्रुप का अंडर में काम करती है। उन्होंने इस कंपनी का नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो कंपनी बहुत फेमस थी और आज भी बहुत फेमस है, इसलिए उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज नहीं किया। बट लैंड रोवर एंड जगुआर आज टाटा के अंडर में काम करती है। तो रतन टाटा जी ने बदला कुछ इस प्रकार लिया था। रतन टाटा जी को वह कंपनी फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे उन्होंने रतन टाटा जी को थैंक यू कहा कि थैंक यू फॉर परचेजिंग माई कंपनी, नहीं तो हमें और भी ज़्यादा लॉस हो जाता। तो ऐसा उस कंपनी के मालिक ने कहा था। और रतन टाटा जी दिल के भी एक नेक इंसान थे, दयावान इंसान थे। 2008 में जब एक जगह पे वो जा रहे होते हैं कार से, तो वो देखते हैं कि एक बाइक पे कई लोग बैठे होते हैं जो एक गरीब फैमिली से होते हैं और बारिश में भीग रहे होते हैं। तो वो बात देखकर उनके मन में एक दया सी बन जाती है, दया आ जाती है, और वो डिसाइड करते हैं कि ऐसी कार बनाएं जिसको एक गरीब पर्सन भी खरीद ले, एक बाइक के रेंज के आसपास बना दे कार जो एक गरीब पर्सन भी खरीद ले। तो यही सोचकर टाटा कंपनी लॉन्च करती है 2008 में टाटा की नैनो। तो सोच सकते हो दोस्तों रतन टाटा जी कितने दयावान इंसान थे। उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का भी दान किया था, डोनेशन किया था, जो ऑर्फनेज में दिया था, वेलफेयर सोसाइटी के लिए दिया था, एजुकेशन के लिए दिया था, सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया था,
हेल्थ केयर के लिए दिया था। तो रतन टाटा जी ने भी कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने में मदद किया, लोगों को मदद किया, और आज भी उनके नाम से कई सारे ऑर्फनेज चलते हैं, कई सारे वेलफेयर सोसाइटी चलती हैं। तो रतन टाटा जी कुछ ऐसे इंसान थे। 2000 में रतन टाटा जी को मिलता है पद्म भूषण, एंड 2008 में उनको मिलता है पद्म विभूषण। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाते हैं। उसके बाद 2012 में वो अपनी कंपनी के चेयरपर्सन से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। एंड 9 अक्टूबर 2024 को उनको एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो एक लेजेंडरी पर्सन इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आया कि बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि एक 21,000 रुपये से स्टार्ट की गई बिजनेस आज $403 बिलियन के आसपास उस कंपनी की जो नेटवर्थ है, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी की मार्केट वैल्यू आज इतनी हो चुकी है, $403 बिलियन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।